बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं दीपक चतुर्वेदी और ये आपका प्यारा सा चैनल दीपक सर फिजिक्स क्लास। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स में यूनिट 3 की बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स का भी पार्ट समझना पड़ता है, इसलिए हम उसको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता क्या है? अगर हम काइनेमेटिक्स को अलग अलग करें तो कह सकते हैं काइन प्लस मैटिक्स। और काइन का मीन्स होता है कि मोशन, और मैटिक्स का मीन्स होता है मैथ। इसका मतलब है हम लोग जो मोशन करते समय जितनी भी मैथमेटिक्स का यूज करेंगे उसको हम सब काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब हम बात करें कि मोशन के समय हम लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का भी यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा डिफरेंशिएशन के लिए। क्लास 11th 12th में फिजिक्स में जितनी डिफरेंशिएशन की नीड है, आपको जरूरत है, उतना डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया जाएगा। तो काइनेमेटिक्स, काइन वर्ड आया कहां से? ग्रीक वर्ड के किनेमा से। किनेमा का भी मीन्स क्या होता है? मोशन होता है, और मैटिक्स का मीन्स मैथ होता है। तो क्या? द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में टाइप होते हैं, जैसे 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। द कार इज ट्रेवलिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एक कार है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या शो कर रहा है? 1 डायमेंशन, क्यों? वो कार पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, जिसको फिजिक्स में हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। 2D मोशन कैसा है? 1D मोशन समझ में आ गया? द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। 2D मोशन क्या है? कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराया, तो सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट यहां था तो ये एक्स डायरेक्शन को डिनोट कर रहा था, साथ में वो वाई डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहा था। ऊपर गया, वाई में जाने लगा, एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, तो ये कैसा है? 2D मोशन है। ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन 2 डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन मोशन को हम समझने के लिए क्या करें? 2 डायमेंशन मोशन में ही हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं। अभी हम वेक्टर एनालिसिस में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। फिर आया 3D मोशन। 3D मोशन का यूज क्या होता है? 3D मोशन का यूज किस लिए किया था? 3D मोशन को एग्जाम्पल में तो हम केमिस्ट्री में बात कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रैंडमली जो मूव करते हैं, सडनली जो मूव करते हैं, वो 3D मोशन में आता है। इसके न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। 1D मोशन दैट इज लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। 2D मोशन सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। 3D मोशन क्या है? एक्स, वाई एंड जेड। ठीक, तो काइनेमेटिक्स का मीन समझ गया। काइन प्लस मैटिक्स, जितनी भी मैथ का यूज हम करेंगे, कब करेंगे? मोशन के समय, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइन वर्ड कहां से आया है? किनेमा से। किनेमा क्या है? ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स मोशन। उसका मतलब क्या होता है? मोशन होता है। फिर हम बात करें कि कुछ वेरिएबल हैं, कितने कितने वेरिएबल का हम इसमें यूज करेंगे, किस किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन को समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो कुछ वेरिएबल है इसमें। फर्स्ट
डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और लास्ट में एक 6 पार्ट है जर्क। जर्क क्या है, आने वाले नेक्स्ट लेक्चरों में आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और जर्क, ये हमारे काइनेमेटिक्स के वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल का यूज करके हम जानेंगे कि कैसे डिस्टेंस फाइंड की जाएगी, कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड की जाएगी, उसकी डिफरेंट सिचुएशन को जानेंगे। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें आपसे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो उससे पहले कुछ चीजें जान लें। फिजिकल क्वांटिटी छोटी क्लासों में सबको पढ़ाया जाता है। एवरी क्वांटिटी इन द फिजिक्स दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में होती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बट इट हैव टू मेनली टाइप्स। फर्स्ट स्केलर एंड सेकंड वेक्टर। फर्स्ट स्केलर एंड सेकंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर का मीन्स क्या है? स्केलर का मीन्स वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एरिया है, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे टर्म्स हमारे कैसे हैं? ये सारे टर्म्स हमारे कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी है। इट हैव नो नीड ऑफ डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। सेकंड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आप समझ गए होंगे कि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो इसमें होनी चाहिए ना। विच क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड इट हैव आल्सो डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक, बहुत सारी होती हैं। अब जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम जानते रहेंगे। तो स्केलर और वेक्टर आप समझ गए। स्केलर में नो नीड ऑफ डायरेक्शन बट इट हैव मैग्नीट्यूड। बोथ हैव मैग्नीट्यूड बट स्केलर हैव नो डायरेक्शन एंड वेक्टर हैव कंपल्सरी डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने अपने फर्स्ट टॉपिक की बात की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? हम आगे पीछे कहीं भी चल रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे चले गए, तो कहीं ना कहीं हमने टाइम इंटरवल में कुछ पाथ कवर किया। उस पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। द पाथ या लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ और पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी लैंग्वेज में डिस्टेंस क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल करता है, हम जितना भी ट्रेवल कर रहे हैं, सब क्या है? डिस्टेंस है। क्योंकि डिस्टेंस इट हैव स्केलर, इट हैव नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। ये ए है, ये बी है। अब ए से बी के जाने का फर्स्ट वे ये हो गया, ये सेकंड वे हो गया, और ए से बी का जाने का ये थर्ड वे। अब सोचो, हम एक नंबर की पोजीशन पर भी ए से बी में पहुंच जाएंगे, 2 से भी पहुंच जाएंगे और 3 से भी पहुंच जाएंगे।
लेकिन तीनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा कि सेकंड नंबर की सिचुएशन फर्स्ट से ज्यादा है। मतलब यहां पर लेंथ ऑब्जेक्ट ए से बी पर तो पहुंच रहा है, लेकिन वो ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ए से बी में सबसे छोटी लेंथ है। अगर सबसे छोटी लेंथ है, इसका मतलब है कि द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जितनी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ गए? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेंगे, द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बात करें कि यहां पर डिस्टेंस की कितनी सिचुएशन है, फर्स्ट भी डिस्टेंस है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ओनली वन, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वे, ये सबसे छोटा है। सेकंड वाला तो फर्स्ट से बड़ा हो गया, थर्ड वाला से फर्स्ट से बड़ा है। मेरी बात को समझ गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, नेवर भी डिक्रीजेस, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मेरी बात समझे? डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, नेवर भी डिक्रीजेस। हम जितना भी चलें, जब कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, तो सारी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे पूरे दिन में हमने कितना चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर की बात करता है, शॉर्टेस्ट वे की बात करता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल के बीच के लिए बात करता है। बात समझ में आई? इसका मतलब है डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, नेवर डिक्रीजेस, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और जीरो। हम इस पॉइंट से समझ लेते हैं कि ए से जो बी को हमने ट्रेवल किया, तो हम यहां से ए से बी पर जब गए तो मान लो 10 किलोमीटर गए, और जब बी से ए पर आए तो बी से पॉइंट रुक गया और यहां पर 5 किलोमीटर आए। तो सोचिए आप, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, फाइनल कहां है? ये पॉइंट है। अब फाइनल पॉइंट से देखो, अब डिस्टेंस डिक्रीज कर गई, जीरो तो नहीं आई, जीरो तो नहीं हुई। इसका मतलब है कि हम 5 किलोमीटर फॉरवर्ड गए और हम 5 किलोमीटर बैक हो गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया ना, जहां से स्टार्ट किया वही खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम। बट डिस्टेंस 5 + 5, इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस, नेवर भी डिक्रीजेस। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। अब 5 किलोमीटर ट्रेवल करके हम 2 किलोमीटर बैक हो गए, तो हमारे बीच में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस बची। तो कैसी है? पॉजिटिव है। हम 5 ट्रेवल किया, इनिशियल पॉइंट 5 से स्टार्ट हुआ, हमने बैक कितना किया? 2 किलोमीटर पे, तो हम पॉजिटिव में है कितना? 3 में। अब 5 किलोमीटर ट्रेवल करके हम बैक करके 7 किलोमीटर चले गए। तो आप खुद सोचो कि मान लो हम 10 किलोमीटर गए, ठीक। अब 10 किलोमीटर को थोड़ी सी भाषा आप समझना। एक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर में यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है। अभी आप जिससे उसको जान ले क्या होता है, बाकी आगे की बात होती है। एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई का जे कैप होता है और जेड का के कैप होता है। 10 किलोमीटर एक्स में है तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 आई कैप, क्योंकि आई कैप क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डिस्टेंस है इसको लेट d1, d2 कितना है 5 किलोमीटर। क्या लिखोगे माइनस का 5 आई कैप, ये x के नेगेटिव में आ रहा है, वो x के पॉजिटिव में जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस d इक्वल d1 प्लस d2, तो 10 आई कैप और प्लस माइनस 5 आई कैप, तो आंसर क्या आया 5। समझ गया पॉजिटिव है। यही अगर हम 15 किलोमीटर आ जाते तो माइनस का 15 होता तो माइनस का 5 आई कैप आता, माइनस का हो गया, और यहीं पर आ जाते इसी पॉइंट पे तो 0 हो जाता। तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, नेवर बी डिक्रीजेस, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। बात कंफर्म हुई। फिर एक चीज जाने, इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है। देखो ये सारी डिस्टेंस है, ओनली डिस्प्लेसमेंट क्या है 1, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट, यही वे शॉर्टेस्ट है इसका सबसे छोटा। इसका मतलब है ये बराबर तो हो सकती है, बराबर हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या है शॉर्टेस्ट वे, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन देखो सेकंड वाले को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, इसका मतलब सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कैसा होता है ग्रेटर होता है, इक्वल होता है, नेवर बी लेस देन। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट नेवर बी लेस देन। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, बराबर होती है, लेकिन छोटी नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ये इस बातों को सारे की चीज समझ में आ गया। चलिए अब उसका न्यूमेरिकल से समझते हैं कैसे। अगर हमने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट के लिए हमको ये देखना है कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट एक सेमी सर्कल में है, ए बी, जिसकी रेडियस r है। फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बताइए, सरकमफ्रांसिस 2 पाई आर होता है, ठीक। सेमी सर्कल है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइए, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर बाई 2, क्या हो सकती है पाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की तो शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुंचा, तो शॉर्टेस्ट वे यही है ना, ये आर है, ये आर है, तो बताइए कितना हो गया, आर प्लस आर 2r हो गया। कितना हो गया, आर प्लस आर 2r हो गया, ठीक। अगर इसी में हम बात करें कि मान लो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, तो उसको भी न्यूमेरिकल कर देंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट की कैसी बात करेंगे, A टू B, तो बताऊं A टू B की डिस्टेंस क्या है, A टू B में कितनी डिस्टेंस है, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, तो फोर्थ है ना, तो 2 पाई आर, कितने पार्ट 4, कितना बेटा पाई आर बाई 2, कितना हो गया पाई आर बाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4। अब इसके ये इनिशियल ये फाइनल कितनी रेडियस है r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा r। इसी पॉइंट को हम हटाकर यहां कर देंगे, फिर क्या करेंगे, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी,
अब डिस्प्लेसमेंट देखो, ये ट्रेवल, ये सीधा पाथ, ये स्ट्रेट पाथ, ये शॉर्टेस्ट हो गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। दिस इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का रूल, तो आर आर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हाइपोटेनस के रूल से क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो? आर रूट 2। पॉइंट यहां था तो डिस्प्लेसमेंट आर था इनिशियल टू फाइनल, पॉइंट यहां चला गया, तब क्या किया मैंने? एक स्ट्रेट लाइन मिलाई, शॉर्टेस्ट वे बनाया, ये 90 डिग्री था, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ए से बी की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड। इतनी बात समझ में आई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया। अब हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि हो सकता है वो कोई ऐसा एंगल दे जिससे आपको कुछ दूसरी सिचुएशन बनानी पड़े। मान लो उसने कहा एक सर्कल में यहां पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है, इसकी डिस्टेंस r1 है और इसकी डिस्टेंस r2 है। तो कहेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करें? क्योंकि यहां पर बात कर रहा है 1, ठीक, एंगल 60 डिग्री हो सकता है, ये थीटा एंगल की बात कर रहा है। तो ये ए से बी का शॉर्टेस्ट है, वो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। अब थोड़ा सा सोचिएगा, डिस्टेंस को हम यहां डी मान लेते हैं। अगर डी माने तो जरा एक बात को समझना, यहां नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें हम? वेक्टर में एक फॉर्मूला आता है, सिर्फ फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, बाकी जब वेक्टर में आएगा तो उसकी प्रूविंग कराई जाएगी। ठीक, जेई मेंस और एडवांस में इसका एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, इसलिए उसको बता दिया जा रहा है। आप सोचिए R1, ये क्या है? D, और ये इसका R। वेक्टर के रूल से बात करें तो वेक्टर का रूल समझो, ठीक, इसके टेल है, ये हेड। अब इसके हेड से टेल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब R1, इसको लिख सकते हैं R1 प्लस D इक्वल R। किसके रूल से? वेक्टर एनालिसिस के रूल से। ठीक, स्टार्ट R1, फिर पॉइंट खत्म हुआ, यहां से फिर स्टार्ट हुआ D। अब ये इनिशियल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो R2। इसका मतलब है R1 प्लस D किसके इक्वल है? R2 के ही इक्वल है। ठीक, अब तो D इक्वल, D क्या हो जाएगा बेटा? R2 माइनस, तो मॉड निकाल लो। तो मॉड के लिए क्या करें? अंडर रूट क्या? R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस, वेक्टर में कैसे लिखते हैं? 2R1 डॉट R। इसका मतलब फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस। डॉट स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर में हम जानते हैं कॉस यूज करते हैं, वेक्टर में क्या यूज करते हैं? साइन। हमने कहा सिर्फ आप फॉर्मूला समझ लीजिए, बाकी वेक्टर में आएगा तब बात करेंगे, क्योंकि जेई मेंस का न्यूमेरिकल होता है। तो आप सोचिए, R1 क्या है? R है, R2 क्या है? R है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर माइनस
2r² cos थीटा। तो 2 क्या कॉमन है यहां पर, r², 2r²। तो 2r² को बाहर लो तो √2r, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, 2r² बाहर हो गया। अब देखिए तो √2r, ठीक, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला, तो आप उसको याद कर लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई। तो बताओ बाहर कितना आया, √2r इंटू √2 sin थीटा बाई 2, तो 2r sin थीटा बाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एंगल में थीटा कहां से स्टार्ट करें, चाहे वो 30 ले ले, 45 ले ले, 60 ले ले, 90 ले ले, 120 ले ले, कुछ भी ले ले, आप उस वैल्यू को रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। हम इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब थीटा एंगल की बात करें। वैसे हर फॉर्मूले में हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन थीटा 120 हो, 60 हो, ऐसी वैल्यूज के लिए इसको यूज करेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जेईई मेंस में आया था थीटा इक्वल 120 के लिए, यही पर यहाँ पर थीटा की वैल्यू उसने गिवन की थी 120। सॉल्व कर लें तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 2r sin 120/2, तो 2r sin 60। ठीक, और sin 60 2r कितना होता है, sin 60 √3/। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या था इसका, r√3। आंसर क्या हो जाएगा, r√3। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, d इक्वल टू r sin थीटा बाई 2। ठीक है, d इक्वल टू r sin थीटा बाई 2। अब देखिए, एक जेईई मेंस में न्यूमेरिकल पूछा गया कि एक व्हील है जिसका एक पॉइंट सरफेस को टच कर रहा है, करा हाफ रोटेशन करने के बाद, हाफ रोटेशन करने के बाद अब वो सिचुएशन पूछ रहा है कि बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद, क्वेश्चन को समझ गए। कह रहा है कि एक व्हील है, ये इसका पॉइंट P है और इसकी रेडियस कितनी है, R है। कितना कर रहा है, हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन के बाद कह रहा है कि बताओ कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। अब थोड़ा सा लॉजिक यूज करिएगा। ये व्हील है, इसको सर्किल के फॉर्म में मान सकते हैं। अब ये सर्किल की सरकमफ्रांसिस 2πr होती है और आधा कितना होता है, πr। अगर हम थोड़ा सा इसको पुश करें, हाफ रोटेशन आधा, मतलब ये चीज, अगर ये चीज ऐसे आएगी तो ऐसे घूम जाएगा, ये P पॉइंट कहां चला जाएगा। किसी इसको फील लेके समझिएगा, प्रैक्टिकल की लैंग्वेज में समझिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। हाफ रोटेशन, हाफ ऐसे घुमा, टर्न हुआ, टर्न हुआ, टर्न हुआ, यहां पर आ गया। एक पहिया है मोटरसाइकिल का पहिया, आधा घूमा, तो आधा घूमेगा तो कुछ यहां बढ़कर ऐसा आ जाएगा, खराब हो गया। ऐसा मतलब P पॉइंट यहां चला। ठीक, अब थोड़ा सोचिए, ये गैप कितना है, आधा चला ना, पाइया। ये इनिशियल पॉइंट था, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक, इनिशियल फाइनल। ये डायामीटर है कितना, 2r। ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अब सॉल्व कर लेंगे, समझ गए होंगे आप। व्हील है, सर्किल है,
हाफ रोटेशन आधा। अब ये हाफ का पोर्शन ऐसे घूमा आधा, ये तो जो पॉइंट नीचे था वो कहां गया, ऊपर। कितनी डिस्टेंस चल गया, आधा रोटेशन, हाफ सरकमफ्रेंस का आधा पाई। ठीक है, कितना एंगल, 90 डिग्री पे। ठीक, 2r। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट वे क्या है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, पॉइंट ए एंड बी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, सॉल्व कर लेंगे। तो d इक्वल अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या बेटा, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो बेटा कितना बन गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। कुछ कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर से कितना बाहर आया, आर बाहर हो गया, और अंडर रूट में क्या बच गया बेटा, पाई स्क्वायर प्लस का 80। आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं जो मैंने आपको जो बताया। ठीक, डी इक्वल हम उस फॉर्मूले से भी लगा सकते थे, डी इक्वल अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक, प्लस 2r1 r2 cos थीटा। वहां से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सरल तरीका है। वो एंगल जब हमारा कुछ डिफरेंट दे, कोई अलग सिचुएशन बनाए, तब उस फॉर्मूले का भी यूज करिएगा। ठीक है, जेई मेंस में आया न्यूमेरिकल है, नोट हो गया, रफ कर दिया जाए। ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद एक टॉपिक और आया, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के मेन टर्म्स क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ठीक, और इंस्टंटेनियस स्पीड क्या है। ठीक, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी, ठीक, और क्या जाएगा इसका, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब स्पीड की डेफिनेशन तो आपको मालूम है क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ इंटरवल टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ इंटरवल टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, कोई फर्क नहीं, डिस्टेंस है तो स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी। डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, वेक्टर। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, तो स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और जीरो। अब देखा तो वेलोसिटी में भी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और जीरो। इट हैव डायरेक्शन, तो इट हैव आल्सो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन है तो इसमें भी तो डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट प्लस है, माइनस है, जीरो हो सकता है, तो ये भी प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। हमने कहा था कि
डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नेवर बी लेस देन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, बराबर होगी, लेकिन छोटी नहीं होगी। तो डिस्टेंस क्या, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, इक्वल टू द वेलोसिटी, बट नेवर बी लेस देन। स्पीड वेलोसिटी से हमेशा बड़ी होगी, बराबर होगी, लेकिन छोटी नहीं। इतनी बात कंफर्म हुई, इतनी बात कंफर्म हुई। फिर आया एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस के लिए हम नया लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ेगा। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मीन्स होता है पलक झपकते ही। इंस्टेंट का मीन्स होता है टाइम इंटरवल बहुत छोटा, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल को फिजिक्स में डीटी कहते हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट भी है इसका, जिससे समझने के लिए आपको हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब पलक झपकते, बहुत छोटी सी बात करेगा, टाइम इंटरवल का गैप 0 के बराबर होगा, वो इंस्टेंटेनियस होगा। उसको समझने के लिए डिफरेंशिएशन का एक नेक्स्ट लेक्चर आपको लेके आएंगे, डिफरेंशिएशन को समझाएंगे। उसके बाद आपको हम ये उसके नेक्स्ट वीडियो में इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। अब बताइए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी भी वही क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो एवरेज वेलोसिटी होता है, और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, हमने आपसे कहा, हटा दें, स्पीड वेलोसिटी से बड़ी है, बराबर है, लेकिन छोटी नहीं होती है। ठीक है, अब इसके एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। A man travel A to B with speed v1 and come back B to A with speed v2. Find first एवरेज स्पीड, और सेकंड में फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम का रेशियो। तो पहले इसको समझे, ए से बी गए, ठीक है, D1, और बी से ए आए D2, बी से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ए से बी गया और बी से ए रिटर्न आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया, तो आप सोचिए कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो बेटा 0 अपॉन टाइम t कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ए से बी गए, फिर बी से ए बैक कर गया, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया ना, उतनी डिस्टेंस तो आप बैक हो गया वो,
ठीक है। लेकिन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में हम क्या करें, हमने कहा कि यहां पर v1 स्पीड से था, यहां पर v2, डिस्टेंस सेम है क्योंकि a से b है और b से a है। तो बताओ टाइम क्या, टाइम क्या, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन v1, तो t2 कितना, d अपॉन v2। तो एवरेज स्पीड v एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस d गया और d वापस आया। टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 क्या है, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। तो बताओ क्या आया, 2d, एलसीएम v1 v2, तो क्या आया, dv2 प्लस dv1। तो बेटा 2d इंटू v1 v2 अपॉन में d कॉमन है तो v1 प्लस v2, d से d कैंसिल, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कितनी एवरेज स्पीड हो गई, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वहां पर हर जगह हम लगा सकते हैं जहां पर वो डिस्टेंस बराबर की ट्रेवल करेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट में जाएगा, चाहे वो हाफ की बात करे, हाफ की बात करे, या ए टू बी की बात करे, या बी टू ए की बात करे। हम 40 किलोमीटर ए से बी गए 40 और बी से ए आए 60, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, ए टू बी टू ए है। लेकिन बहुत बच्चे कैसे करेंगे, 40 और 60 को ऐड करके सर बाई 2 50 की स्पीड से चल रहा होगा, एवरेज स्पीड निकाल के बहुत खुश हो जाएंगे कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे हैं। लेकिन यहां सोचो डिस्टेंस सेम है तो यही फॉर्मूला बनेगा। अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100, तो 6 4 24 और 4 कितना है 48। वो आप तो गेस कर रहे थे कितना 50, आया कितना 48। इसी को लिख सकते हैं हाफ के लिए। मेरी बात समझ में, कहने का मतलब मेरा समझ में आया। अब इसका डिफरेंट टाइप का तो मेरी गल देखते हैं। रफ कर दें, कह रहा है कि अ बॉडी कवर 30 किलोमीटर इन 2 आवर। अ बॉडी कवर 30 किलोमीटर इन 2 आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 40 kilometer at at 20 kilometer per hour. Find average speed in the entire journey. करा बताओ कि find एवरेज स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस यहां 30 किलोमीटर तो है और यहां 40 किलोमीटर है। फर्स्ट वाले में ट्रेवलिंग टाइम दिया है 2 आवर, लेकिन सेकंड वाले में नहीं है। डिस्टेंस है
स्पीड है, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड कितनी है 20, तो कितना हो गया 2। ये टाइम T2, पहले में टाइम T1 गिवन है 2 आवर, T2 कितना आया 2 आवर, टोटल टाइम कितना हो गया 4 आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 40, और टाइम कितना हो गया 2 प्लस 2, कितना 70/4, तो 4 1 जा 4 3, 4 7 जा 28 2, और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या है उसकी 17.5 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसकी यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, बात समझ गए। ठीक, एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे वीडियो को एक बार में ही पूरा देखें, कट कट करके मत देखें, और जब पढ़ें तो सारे काम बंद करें। उसने कहा अ कार ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर द हाफ टाइम स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसका सेकंड हाफ टाइम उस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है अपनी फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और सेकंड हाफ से कितना चल रहा है 50 किलोमीटर। तो कह रहा है कि बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये x था A से B, x ये मीन x/2 डिस्टेंस, x/2। फर्स्ट हाफ कितने से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड हाफ कितने से जा रहा है 50 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि फर्स्ट हाफ का टाइम क्या है T1, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x/2 अपॉन 40, तो x/80, तो T2 कितना x/100। ठीक है, T1 T2 मिल गया। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है टोटल x/2 प्लस x/2, टोटल टाइम कितना है x/80 प्लस x/100, तो ऊपर तो x हो गया, अपॉन में क्या एलसीएम 100 इंटू 80, या आप 400। ठीक, 80 5 जा 5x, और ये 4x, तो कितना आया x अपॉन 9x अपॉन 400, x से x कैंसिल, तो 400/9 कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 4, 9 4 जा 36 4, तो 44.4 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 44.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ज्यादातर इसी की बात करेगा, फर्स्ट हाफ की बात करेगा, सेकेंड हाफ की बात करेगा, ऐसी कई सारी सिचुएशंस आपको देगा। जैसे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।
कह रहा है एक न्यूमेरिकल और है, कह रहा है अ मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ, अ मैन वॉक एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर. What average speed? What is average speed for walk of 2 किलोमीटर? ठीक, कह रहा है कि एक मैन 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर फिर गया 8 किलोमीटर पर आवर. तो कह रहा बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है उस 2 किलोमीटर में, उसकी एवरेज स्पीड क्या है. तो फॉर्मूला आपको मालूम है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस तो आपको मालूम हो गई 1 और 1, तो हम क्या करेंगे, जो 6 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर तक गया उसका टाइम t1 निकालो. टाइम इक्वल स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कितनी डिस्टेंस है 1, कितनी स्पीड से 6, तो t2 कितना 1 अपॉन 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2, टोटल टाइम 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 8, तो कितना 2 अपॉन एलसीएम 48, 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, तो कितना हो गया 2 अपॉन 14 अपॉन 48, 2 से कितना 7, 48 कहां चला गया, तो 48/7 किलोमीटर पर आवर. उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 48/7 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, बात को समझ में आई. तो ये आज का हमारा टॉपिक था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड वेलोसिटी में हमने आज टर्म्स को पढ़ा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको आएंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के पास बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके. वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं. अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में अपना न्यूमेरिकल या थ्योरी डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई में आंसर दे दूंगा. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट.